Hi, this is Abhijit Singh Rajput and you are watching your favorite YouTube channel Fair Copy। साथियों, काफ़ी समय से डिसकंटिन्यू होने के बाद आज से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। आशा करता हूं इस कोविड के टाइम में आप सभी सुरक्षित होंगे, आपके घर वाले भी सुरक्षित होंगे। आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है कि आप अपना और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सोसाइटी का, सरकार का, सबका सहयोग कर रहे होंगे इस कोविड से उबरने में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वह है हमारा एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत के लिए। तो चलिए जंतु जगत के बारे में आज हम इसे डिकोड करते, इसे जानते हैं इसके बारे में। देखिए साथियों, जंतु जगत में हमें 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा प्रजाति इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके जो कैरेक्टर्स है उसे हम देखते हैं। ये सब के सब यूकैरियोट्स होंगे बिना किसी एक्सेप्शन के। सब के सब क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। और इनमें से मोस्टली जो होंगे वो क्या होंगे? बहुकोशिकीय। ज्यादातर इसमें से बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ही होंगे। कुछ हो सकते हैं जो एक कोशिकीय हो, एक कोशिका के भी कुछ हो सकते हैं। अब देखिए साथियों, हमने पहले बता दिया कि सब के सब यूकैरियोट्स होंगे। तो यूकैरियोट्स और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जो होंगे उनके लिए हमने एक अलग उपजगत हमारा बन जाता है, उसका नाम है मेटाजोआ। और यही यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट्स किसके साथ आ जाता है? एक कोशिकीय के साथ, तब क्या बन जाता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, ये दो सब किंगडम बन जाते हैं, दो उपजगत बन जाते हैं, जिसे हम आगे जाकर के इसे डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे अभी इसी लेक्चर में। साथियों, हम इसकी जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, इस क्लासिफिकेशन का कुछ इतिहास है और काफी इंटरेस्टिंग इतिहास है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का जो प्रयास किया था वो किया था अरस्तु जी ने, यानी इंग्लिश में इन्हीं को अरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जंतु को क्या किया? इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया। पर डिवाइड करने का जो था आधार, किस आधार पे डिवाइड करेंगे, तो इन्होंने आधार जो चुना था कि किसी में का जो खून है, ब्लड है, रक्त है, वो लाल होगा और किसी में लाल नहीं होगा। इन्होंने देखा कि दो प्रकार के एनिमल जंतु पाए जा रहे हैं, जिसका खून लाल है और किसी में खून लाल नहीं है। तो जिनका खून जिनका ब्लड इन्होंने रक्त देखा लाल नहीं है, उन्हें इन्होंने कहा एनाइमा। क्या बोला? एनाइमा। ठीक है, जैसे स्पंज है, मोलस्का है, इन सब में क्या है? इनका खून लाल नहीं होता है, रक्त होता है पर लाल रक्त नहीं होता। वहीं दूसरा इन्होंने बताया इनाइमा, दूसरा जो ग्रुप इन्होंने दिया इनाइमा, और उनमें क्या था? लाल रक्त था, उनमें क्या था? खून लाल लाल था। ठीक है, और अब इन्होंने फिर क्या किया एरिस्टोटल जी ने कि ये जो इनाइमा था इसको दो भागों में पुनः विभाजित कर दिया। एक को बोला जरायुज, एक को बोला अंडायुज। क्यों विभाजित किया? आधार। अब जो लाल रक्त वालों को विभाजित किया तो उसका उन्होंने आधार क्या बनाया कि इन्होंने देखा कुछ प्राणी हैं जो सीधा अंडा देती है और उस अंडा से उसके क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं। आपने अंडा खाया होगा मुर्गी का, तो उस मुर्गी के अंडे से तो बच्चा निकलता है। तो इन्होंने देखा कि कुछ प्राणी सीधा बच्चा दे रही है और कुछ जो है वो क्या दे रहा है? अंडा। उस अंडे से फिर क्या निकल रहा है? उनका चूजा वगैरह बच्चा निकलता है बाहर। तो ये आधार बना लिया, अंडा देने वाला, अंडा नहीं देने वाला। तो जो देखा अंडा नहीं देता यानी सीधा बच्चा पैदा करता है, उसको इन्होंने कहा जरायुज यानी विविपेरस। ठीक है, जैसे स्तनधारी है, मेमल है। दूसरा इन्होंने नाम दिया अंडायुज, जो अंडा देगी। हिंदी में तो बड़ा आसान हो जाता है, अंडा से। ठीक है, अंडायुज। और दूसरा जो बच्चा वो सीधा बच्चा देगी। तो इंग्लिश के नाम के लिए याद रखिएगा ओविपेरस। ओ अंडा जैसा ही तो है ना, ओ, तो जहां ओ आ गया, शुरुआत में ओ आ गया तो अंडा देगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो अंडा देगी, जैसे हो गया पक्षी, हो गया मछली, हो गया सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले सांप वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या देता है? अंडा। ठीक है, तो इस आधार पे इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया, अंडा देने वाला, अंडा नहीं देने वाला। यहां तक समझ में आ गया होगा। परंतु मैं आपको बता दूं, एक इसका एक्सेप्शन है। मतलब कि एक तो है कि जो अंडा देगा, एक होता है जो अंडा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आपको साथियों बता दूं कि जो अंडा देता है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता, और जो बच्चा पैदा करता है सीधा वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ठीक है, लेकिन यहां आप एक देखेंगे प्लेटिपस एक ऐसा प्राणी है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, एक ऐसा प्राणी है प्लेटिपस, एक ऐसा जंतु है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है। ठीक है, तो ये प्लेटिपस अंडा देगा, इसके अंडे से इसके बच्चे निकलेंगे, और इनका जो होता है दूध जो पिलाता है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो दूध कैसे पिलाएगा? इसका मान लीजिए क्या है? ब्रेस्ट है। तो ये ब्रेस्ट देखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आए होंगे एम्पुला वगैरह,
ठीक है। और यहाँ से इसके पास टिट यानी निप्पल, इनके ब्रेस्ट में निप्पल नहीं होता, बल्कि यहाँ क्या होते हैं, कुछ बाल निकले होते हैं, कुछ रोआ होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और इस रोए को इसका बच्चा क्या करेगा, सक करेगा, चूसेगा, और इसके चूसने से क्या होता है, यहाँ से जो दूध है, मिल्क है, वो खींचा चला आता है बाहर की तरफ। इस तरह ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो याद रखिएगा, प्लेटिपस अंडा भी देगा और दूध भी देगा, और प्लेटिपस के ब्रेस्ट में टिट यानी निप्पल नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं साथियों, ये इसका इतिहास था क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। अब हम देखेंगे मॉडर्न वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि दो उपजगत हमने पहले ही आपसे कहा था, यहां जो हमने डिवाइड किया तो वही है इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन का आधार। यूकैरियोट्स है, ओके, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है और जो यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर को, एक कोशिकीय को इन्होंने क्या बोला, प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय को क्या बोला, मेटाजोआ। अरे भैया, जब आप पहली बार आए, अकेले आए थे ना, तो प्रारंभिक होगा प्रोटो। हमने हमेशा बोला जब भी प्रो लग जाए तो वो प्रारंभिक है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ आया, ये कैसा होगा, अकेला, एक कोशिका का। बाद में ना आप दुनिया संसार बसाना शुरू कर देते हैं, मेरी वाली तेरी वाली करना शुरू करते हैं। तो पहले पहले जो प्रोटोजोआ आया, एक कोशिका का था ये, ठीक। अब देखिए, प्रोटिस्टा में, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में रखा गया। याद रखिए कीजिएगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में मैंने 3 डिवीजन बतलाया था, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमने पढ़ा है, और उसमें इसको रखा भी गया है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जो बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो मेटाजोआ में। हम, आप, आपकी बाली, जो भी है, घर में कुत्ता गाय, सब किस में आएगा, मेटाजोआ में, ठीक है साथियों। अब हम लोग डिकोड करेंगे प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ, आइए देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को जान लेते हैं। प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया था, किसने यूज सबसे पहले किया था, तो 1818 में इस टर्म का को यूज किया था, इस शब्द को यूज किया था किसने, एक जर्मन के जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज अगस्ट गोल्डस्कस, जॉर्ज अगस्ट गोल्डस्कस। इन्होंने इसका सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। अब साथियों एक बात याद रखिएगा, हमने कहा प्रोटोजोआ, प्रोटो के साथ जोआ लगा है तो एनिमल है, प्रोटो के साथ अगर फाइटा लग गया, प्रोटोफाइटा, तो क्या हो जाएगा, फाइटा प्लांट होता है। याद रखिए, फाइटा जहां भी आएगा प्लांट होगा, जोआ जहां भी आएगा एनिमल होगा। तो प्रोटोफाइटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली, आपके पास ऑप्शन में होगा कि फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं, प्रोटोफाइटा। या फिर आपके पास अगर ये पूछा जाए यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, प्रोटोफाइटा। ओके, यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछा जाता है, ठीक है, धारा आता है यहां से क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ को प्रोटोफाइटा कहते हैं। अब आता है इसका कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, जिसमें क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक। ये यूनिसेलुलर जब बोल ही दिया तो माइक्रोस्कोपिक की कोई जरूरत नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ही होगा जो भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया, कहीं आप लोग मिस ना कर जाओ। अब देखिए, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी के बाद इससे प्रोटोजोआ को अकोशिकीय कहा। किसने कहा, डोवेल ने कहा था। किसने कहा था, डोवेल ने कहा था, अजीत डोवाल नहीं, डोवेल, ठीक है, डोवेल ने कहा था। डोवेल ने क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि ये एक कोशिका का जंतु जीवन का सारा काम कर रहा है, ठीक है, खाता है, पीता है, बच्चा पैदा करता है, परिवार बसाता है, सब कुछ कर रहा है। तो ये देखकर कि इन्होंने कहा कि थोड़ा सा भौचक हो गए और इन्होंने बोल दिया अकोशिकीय। हालांकि इन्होंने गलत बोला, ठीक है, ये एक कोशिकीय है, अकोशिकीय नहीं है, ठीक है। अकोशिकीय का मतलब हुआ बिना कोशिका का, तो इन्होंने जो कहा वो गलत कहा, ठीक है। ये एक कोशिकीय है, इन्होंने कहा था अकोशिकीय। किसने कहा था, क्वेश्चन यहां से आता है, ये क्वेश्चन पूछे गए डोवेल के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर चलते हैं। मोस्टली इसमें से आप देखिएगा क्या होगा कि एकल रहेंगे, मतलब आइसोलेटेड रहेंगे, अलग रहेंगे, अपने साथियों से, मित्रों से, अपने परिवार से अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। परंतु कुछ ऐसे मिलेंगे जो कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं, जिसको समूह या भी निवाही, मैंने लिख दिया निवाही मतलब निवाहने वाला, किसी के साथ रहेंगे ये, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। तो दोनों ही तरह के ये हो सकते हैं। अब आता है इनका जो शारीरिक संगठन है, इनका जो शरीर का बनावट है वो कैसा होगा,
देखिए जीव द्रव्य प्रकार का, याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, जीव द्रव्य प्रकार का तो मतलब साइटोप्लाज्म टाइप का। ये क्या होता है, कैसे जीव द्रव्य प्रकार क्या हुआ, मतलब है कि जैसे जीव द्रव्य है यानी लिक्विड है, पानी को आप जिसमें रख दोगे वैसा ही बन जाता है, यानी पानी की तरह, लिक्विड की तरह इसका भी कोई फिक्स आकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने अमीबा को देखा होगा, मैंने आपसे बोला अमीबा बनाओ, आपने ये बना दिया, हाँ अमीबा है, आपने फिर किसी ने ये बना दिया, हाँ अमीबा है, जहां भी बस ये बंद होना चाहिए, जैसा भी, ये क्या, ये सर अमीबा है, हाँ सर जी ये भी अमीबा है, ठीक है। तो इसका कुछ फिक्स आकार नहीं होता, इसलिए कहते हैं जीव द्रव्य प्रकार का होता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये जहां रहता है, तो देखिए जल में रहता है, ठीक है, तो कैसा रहता है जल में, फ्री लिविंग, कैसा रहेगा, स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग रहेगा। बट कुछ इसमें से, जैसे फ्री लिविंग का कुछ देख लीजिए पहले, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है, फ्री लिविंग रहेगा। बट इसमें से कुछ आपको मिलेगा जो पैरासाइटिक होगा, मतलब परजीवी होगा, दूसरे के शरीर में जा करके रहेगा, खाएगा पिएगा, पैरासाइट बन करके, और उसमें बीमारी भी फैलाएगा। जैसे देखिए परजीवी में जैसे एंट अमीबा, ट्रिप्नोसोमा, लिस्मानिया, ट्राइकोमोनास, ये सब के सब क्या है, ये सब परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, ठीक है, दूसरे के शरीर में जाकर के किसी अदर होस्ट के बॉडी में जाके उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं ये। तो इस प्रकार ये क्या है, रहते हैं। अब आता है इनका जो शरीर है, तो इनका जो शरीर है वो देखिएगा दोनों प्रकार के मिलेंगे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ठीक है, मतलब सममिति और असममिति। देखिए सिमेट्रिकल असममितिकल मतलब क्या हुआ, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं तो आप मेरे को क्या कीजिए कि आपने एकदम नाक के बीचों बीच से मुझे काट दो भागों में, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा बिल्कुल, इस साइड और इस साइड देखने में एकदम आइडेंटिकल होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री। दो भागों में किसी को काट देते हो आप, तो दोनों भाग एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल मिरर जैसा दिखता है, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। तो आपको क्या मिलता है, कुछ सिमेट्रिकल होगा, कुछ एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब जैसे हमने बोला ये अमीबा, इसको यहां से काटा तो क्या दो बराबर में मिल रहा है, नहीं, ये एसिमेट्रिकल है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जा रहा है। इसको मैंने यहां से काटा, यहां से कहीं से भी काट दो तो आपको दो बराबर बराबर आइडेंटिकल एकदम दिखने वाला नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसमें सिमेट्रिकल भी मिल सकते हैं और एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों प्रकार के आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि संचलन यानी कि लोकोमोशन कैसे करेगा, ये चलेगा फिरेगा कैसे। तो देखिए सीडोपोडिया इसमें पाया जाता है। क्या होता है सीडोपोडिया, सीडो मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, सॉरी छुपा हुआ नहीं, छुपा तो क्रिप्टो मतलब होता है, सीडो मतलब होता है झूठा, सीडो मतलब क्या होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है लेग, ठीक है, तो झूठा लेग है इसके पास सीडोपोडिया, जैसे कि अमीबा। अब आप समझ लीजिए सीडोपोडिया पहले होता क्या है। देखिए आपने केचुआ देखा है ना, अर्थवर्म, वो जब चलता है तो देखेंगे क्या कि ऐसे बॉडी को क्या करेगा, संकुचित करता है, पीछे से क्या करेगा अपने आप को संकुचित करता है और आगे की ओर फैलाता है, फिर संकुचित करेगा आगे की ओर फैलाएगा, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो पी साइलेंट है, पसीडियो मत बोल दीजिएगा, स्यूडो, ठीक है, स्यूडोपोडिया। जैसे किसमें मिलेगा, अमीबा में। एक मिनट का लब देख लीजिए, जैसे ये अमीबा है तो मूव करेगा तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा मूव ऐसे बढ़ जाएगा और फिर इसको खींच के ऊपर लाएगा, फिर खींच के ऊपर ले आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको जैसे इसको फिर से खींचेगा इधर और फिर से इसी प्रकार धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। फिर आ जाता है फ्लैजेला। आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में भी आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें आपने क्या देखा, जैसे स्पर्म है तो ये इस तरह से निकला हुआ रहता है टेल लाइक, वहां उसको टेल नाम दिया गया है। लेकिन ऐसे ही एक या दो मिलते हैं फ्लैजेला, एकदम जैसे स्पर्म में देखे होंगे पूंछ इसका हिलता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही एक लंबा बाल थ्रेड धागे जैसा स्ट्रक्चर, धागानुमा स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला। उस फ्लैजेला को ऐसे मूव कराता रहेगा और आगे की ओर मूव करता चला जाता है, उसी के द्वारा पानी को काटता काटता मूव करता है, ठीक है। तो इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है। दूसरा एक और इसमें जो मूवमेंट करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसका नाम है सीलिया, हिंदी में पक्ष माव, फ्लैजेला को हिंदी में कशाभिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो सीलिया जो है सीलिया जैसे पैरामीशियम मिलेगा सीलिया, ठीक है। तो सीलिया जैसे मेरा आप देख सकते हैं, किसी भी आदमी को आप देखिए, आप अपना ये देख रहे हैं आईब्रो, आईलिड, ये जो पिपनी जो है आंख के ऊपर पिपनी,
तो पिपनी की तरह भरा हुआ होता है उसके पूरे बॉडी पे, और सब के सब एक साथ एक दिशा में मूव करते हैं और पानी को ऐसे ऐसे काटते हैं एक साथ। मान लीजिए मेरा जैसे 2 हाथ देख रहा है, ऐसे ही लगातार मेरे पास 100 और आगे रहे हाथ ही रहे, तो ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे उनके पास क्या होगा, एक साथ पूरे बॉडी पे होता है और वो पानी को ऐसे ऐसे काट काट के आगे की ओर बढ़ता है, एक साथ एक डायरेक्शन में ये सब मूवमेंट करते हैं। तो ये इनका संचलन के लिए ये इनका क्या है, गंगनाम, यानी गंगनांग मतलब गमन करने के लिए, गमनांग, ठीक है, गमन करने के लिए, मूवमेंट के लिए इनके पास ऑर्गन है, अंग है। कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, यानी गंगनांग, उनमें गंगनाम लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, जैसे स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में क्या होगा कि कोई भी मूवमेंट करने के लिए कोई ऑर्गन, कोई उनके पास अंग नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछेगा कि वह कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें मूवमेंट करने के लिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन यानी गंगनाम नहीं पाया जाता है, तो स्पोरोजोआ। वेरी गुड। अब देखिए ये क्या हुआ, चल के कहां गया, खाया, पोषण। पोषण कैसा होता है इसका, विषमपोषी, हेट्रोट्रॉपिक। विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये कोई फिक्स नहीं है किस तरह से अपना भोजन करेगा। देखिए कई तरीके से करता है, जैसे प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी, मतलब प्राणी के जैसा, एनिमल लाइक अमीबा, किसी को मारकर खा लेगा, ठीक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड होकर के किसी को सीधे इससे जो छोटा हो उसको मार के खा लेगा। दूसरा पादप संपोषी यानी युगलीना। युगलीना क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, ठीक है। युगलीना के बारे में एक और बात बता दूं कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा, लेकिन अगर इसके पास जब तक धूप है तब तक ठीक है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और जैसे ही खत्म हुआ धूप, ये क्या करेगा, दूसरे को मार काट के खाएगा, मतलब ये पैरासाइटिक यानी प्रीडेटर का काम करना शुरू कर देता है। अब आता है परजीवी यानी पैरासाइटिक। हमने पहले ही बताया है परजीवी के बारे में, देखिए क्या है, एंटअमीबा, ट्रिप्नोसोमा, लिस्मानिया, ट्राइकोमोनास, बिल्कुल वही भी, एंटअमीबा, ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोमोनास, यही सब इसके अंदर परजीवी में आएंगे एग्जाम्पल। अब आता है पाचन। ये जो खाया है तो चला गया, खा लिया, अब पचाएगा कैसे। देखिए पाचन में कैसा करेगा, अंतःकोशिकीय, मतलब कोशिका के अंदर। तो आप पूछेंगे सर ये क्या बात हुई, अरे खाया एक कोशिका का है तो अपने अंदर ही तो पचा रहा है, इसमें आपने ये क्या बताया, अंतःकोशिकीय मतलब बाह्य कोशिकीय भी होता है क्या पाचन। हाँ, हम में, आप में, हम लोग जो खाते हैं तो क्या कोशिका के अंदर पाचन थोड़ी होता है, कोशिका का बना हुआ एक क्या हमारे पास स्टमक है, स्टमक क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो उसके अंदर कोशिका से ऊतक यानी टिश्यू बना, टिश्यू से फिर बनता है, फिर ऑर्गेन बनता है, इस प्रकार से है। तो कोशिका के अंदर में जाकर के तो पाचन नहीं हो रहा ना, एक थैली नुमा बना हुआ है, फिर वहां से इंटेस्टाइन में जाएगा, इस हिसाब से पाचन हो रहा है। लेकिन कोशिका के बाहर तो आप जितने भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें क्या होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है, मतलब कोशिका के बाहर। तो ये इसमें क्या होगा, अंतःकोशिकीय पाचन होगा। अब श्वसन, सांस कैसे लेगा, तो देखिए ये डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण, डिफ्यूजन विसरण के द्वारा सांस कैसे लेता है। तो एग्जांपल के लिए ये मैंने आपको बना दिया एक अमीबा, ठीक है। अब देखिए इस अमीबा के साथ क्या होता है, एक घटना कि इसके आसपास क्या है, बॉडी था इसका मॉइस्ट रहेगा, और इसके आसपास जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, बाहर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी सरफेस से क्या होगा, डिफ्यूज होगा, ये इस और मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे आपके पॉकेट में बहुत पैसा है, वो मेरे पॉकेट में ट्रांसफर हो रहा हो तो डिफ्यूजन है, क्योंकि मेरे पास कम है, आपसे ज्यादा है था तो आ गया मेरे पास, तो यही है डिफ्यूजन। तो इस अमीबा के पास क्या था, इसके शरीर में अभी ऑक्सीजन की कमी थी, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा था, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ठीक है, यही कहलाता है डिफ्यूजन। ऐसे ही इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इसके शरीर से, वो बाहर की तरफ निकल आएगा। ये प्रोसेस का नाम है विसरण और डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लालटेन जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो क्या होता है कि आगे की बत्ती जो जल रही होती है, पीछे से तेल खींच रहा होता है। क्यों खींच रहा होता है, क्योंकि आगे जब जल जाती है तो आगे कमी हो जाती है तेल की, पीछे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तेल ज्यादा है, तो खींचा चला आता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यही है डिफ्यूजन, विसरण। अब देखिए उत्सर्जन कैसे करेगा, मतलब मल त्याग कैसे करेगा, खाया पिया पचाया, अब सांस भी ले लिया, हाँ
हाँ, अब क्या करे, अब बेचारा जो पचा लिया था उसको निकालेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, उत्सर्जन कैसे करता है, बहुत सिंपल सा इसका तरीका है उत्सर्जन का, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। अब ये क्या नया कैरेक्टर आ गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। देखिए ये नया क्या चीज है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे अमीबा है आपका, ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स, अमीबा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, रसधानी, रसधानी, ठीक है, राजधानी नहीं, रसधानी। ठीक है, तो बहुत सारे होंगे इस तरह से वैक्यूल्स पाए जाएंगे। और ये वैक्यूल्स जो होते हैं इनका अपना अपना अलग अलग काम होता है सब वैक्यूल्स का। ठीक है, कोई भोजन स्टोर करेगा, कोई पाचन का काम करेगा, कोई पानी स्टोर करेगा, कोई एंजाइम स्टोर करेगा, सबका अपना अपना काम है। ऐसे ही इसने जो खाया पिया फिर पचाया, पचाने के बाद जो बच गया वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो मल है, उसको बाहर निकालना है। तो क्या करेगा, उसको जमा नहीं करेगा शरीर में, उसको एक वैक्यूल्स में क्या करेगा, ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए इस वैक्यूल्स में इसने क्या कर दिया, इसने ट्रांसफर कर रखा है। ठीक है, अब इस वैक्यूल्स को धीरे 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 क्या करेगा, दबाएगा दबाएगा। ठीक है, और ऐसा बना लेगा कुछ इस हिसाब से, बाहर की तरफ इसको, इस वैक्यूल्स को बाहर की तरफ ऐसे ले आएगा और बाहर की तरफ इसको त्याग देगा, बाहर उस वैक्यूल्स को छोड़ देगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या करता है, अपना मल त्याग करता है, उत्सर्जन का काम करता है। अब देखिए नोट, एक नोट डाल लीजिए, क्या कि अधिकतर प्रोटोजोआ जो होता है वो नग्न होता है। नग्न मतलब कि उसके ऊपर कोई जैकेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये चढ़ा रखा है, उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही होगा, नग्न होगा, कोई जैकेटेड, कोई उसके ऊपर सेल वगैरह नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन का कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ में क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या चीज है, स्केलेटन हमारे शरीर में कंकाल है ना, हमारे शरीर में, तो हम सब में अंतः कंकाल है। हमें जो कंकाल वो क्या है, अंतः कंकाल, अंदर की ओर है, और उसी को ऊपर ये हमारा मसल्स वगैरह, मांस वगैरह चढ़ा हुआ है, जिससे हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो कंकाल का काम होता है शरीर को एक आकार प्रदान करना। इसमें अंदर से तो कोई ऐसा आकार प्रदान करने वाला स्केलेटन नहीं होता, बल्कि बाहर से क्या होता है, एक थोड़ा कड़ा मतलब हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है, जो क्या करता है, उसके बॉडी को एक आकार प्रदान करता है। तो बाहर से करता है, इसलिए बाह्य कंकाल। ठीक है, एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या होता है, पेलिकल होगा, टेस्टा या फिर सेल कवच पाया जाता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, पेलिकल, टेस्टा और सेल के फॉर्म में एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल पाया जा सकता है। ठीक है, अब सब कुछ कर लेने के बाद इनको आया कि अच्छा हमारा प्रजनन भी तो करना है, जनसंख्या भी तो अपना बढ़ाना है, तो जनन कैसे करेंगे बेचारे। देखिए जनन करते हैं, इनके पास जनन के कई विधि हैं। जैसे ये अलैंगिक करेंगे, असेक्सुअल जब करते हैं तो कैसे करते हैं, द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा। द्विखंडन मतलब क्या है कि अगर ये दो भाग में कहीं से टूट गया तो दोनों अब अपना अपना क्या बना लिया, दो अलग अलग प्राणी, दो अलग अलग बन जाएंगे। अगर मान लीजिए यही 3 जगह से टूट गया तो क्या होगा, 1 2 3 भी बना लेगा। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है, ये गुण पाया जाता है। इस प्रकार से 1 से 2, 2 से या फिर 1 से 3, 1 से 4 तक ये बहुखंडन के द्वारा विभाग, टुकड़ों में टूट करके जितने भाग में टूट जाएंगे अपना ये क्या कर लेंगे, बना लेंगे नया बॉडी। अब आता है लैंगिक। देखिए लैंगिक में कंजुगेशन, लेकिन मैंने पढ़ाया है बैक्टीरिया में, कंजुगेशन इज नॉट द मेथड ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस, इट इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल प्रोसेस, और मैं सही हूं। ठीक है, कंजुगेशन एक असेक्सुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको सेक्सुअल प्रोसेस के अंतर्गत पूछा जाए तो सेक्सुअल में मार दीजिएगा। ठीक है, कि अगर पूछ लिया जाए कि प्रोटोजोआ में सेक्सुअल प्रोसेस जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है किस विधि से होता है, तो अगर कंजुगेशन दिया होगा मतलब एक ही है। कंजुगेशन हो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो सेक्सुअल इसका पूछा जाए, लैंगिक पूछा जाए तो और कंजुगेशन मार देना है, वहां नहीं कुछ करना नहीं है, वहां ये सब नहीं कि ये तो असेक्सुअल सर ने पढ़ाया था, लेकिन ये एसेक्सुअल में ही आता है। इसमें बहुत सारी भी कंट्रोवर्सी, कुछ लोग सेक्सुअल मानते हैं अभी भी इसको। ठीक है, यानी संयुग्मन, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। ठीक है, जो भी इसके ऊपर अभी भी बात विवाद चल रही है, वाद विवाद अपनी तरह है, अपनी जगह है। मैंने जो पढ़ा रखा है कि कंजुगेशन एक असेक्सुअल प्रोसेस है, वही सही है। ठीक है, वही सही है। लेकिन जब आपसे पता ही दिया कि अगर पूछा जाए प्रोटोजोआ लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा करता है, तो कंजुगेशन या संयुग्मन मार दीजिएगा। ठीक, अब आता है पुनरुद्भवन, बहुत इंपॉर्टेंट पुनरुद्भवन। इसमें यही रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। रीजनरेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने देखा होगा छिपकली का पूंछ कट जाता है,
पुंज जब कट जाएगा तो आप क्या करेंगे, देखिएगा वो पुंज फिर से क्या कर लेता है, बना लेता है। तो इसी को कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है, यानी पुनरुद्भवन। तो इसमें क्या होता है, अगर ये कहीं कट फट गया, ठीक है, तो फिर से खुद को क्या करेगा, रीगेन कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, मरता नहीं है, ठीक ना। इस हिसाब से इनका ये तीनों क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक और नोट है कि इसमें विभिन्न प्रकार की, मैंने जो बतलाया, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, रसधानी पाई जाती है। ये रसधानियां अलग अलग काम करती है। ये रसधानी में किसी में एंजाइम, किसी में पानी, किसी में फूड वगैरह संचयित करके रखती है। ये हमारा प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसके बाद हम अगली स्लाइड में हमारे पास आने वाला है कि प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से आप सभी का आभार। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाहर महामारी फैला हुआ है, जैसे अब तक बचते आए इसी प्रकार फिर से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।